जैसे कि एक क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। अग्री? कुछ नॉटी होते हैं, कुछ पंक्चुअल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है? तो इन बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि डेवलपमेंट स्टेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक जो बच्चा होता है ना, वो बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजर रहा होता है। तो सम टाइम इतने सारे चेंजेस होते हैं उसके अंदर, जस्ट लाइक सम टाइम फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, सम टाइम साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो इतने सारे बदलाव के कारण कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों में बदलाव नजर आने लगता है, एंड डेट इज टोटली नॉर्मल। ठीक है? कभी कभार देखिएगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, कभी इरिटेट हो जाएंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, होता है ना समटाइम। तो समटाइम हम सोचते हैं कि ये कोई बिहेवियर इशू है क्या, ये कोई डिसऑर्डर है क्या, कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कंफ्यूजन माइंड में हमारा चलता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि समटाइम इतने सारे चेंजेस की वजह से बच्चे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ठीक है? तो ये डिसऑर्डर नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है? लेकिन ध्यान देने की बात कब है पता है? जब वो चेंजेस स्टेबल हो जाए, मतलब वो एक तरह से स्टेबल हो जाए और बच्चे के बिहेवियर में आपको कांस्टेंट चेंजेस नजर आने लगे हैं, वो बदल नहीं रहा है। मतलब बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही इरिटेट ही रह रहा है, गुस्सा ही रह रहा है, वो मतलब एक दो दिन, एक दो हफ्ते के लिए नहीं, महीने बदल गए, 6 महीने, 7 महीने हो गए, और बच्चा सेम बिहेवियर कर रहा है, रिपीट पे रिपीट कर रहा है, तो वहां पे ध्यान देने की बात है। ठीक है? तो बच्चे के इमोशनल जो बिहेवियर चेंजेस होता है ना, उसका एक कारण होता है। वो एक कारण ये है कि हर बच्चे के अंदर एक इमोशनल कप होता है या मग होता है। ठीक है? और वो इमोशनल मग किससे फुलफिल होता है? जैसे आप प्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे, लव, अफेक्शन, अप्रिशिएशन, प्रेज, बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चों का वो इमोशनल मग फुल होता है और कुछ बच्चों का खाली। खाली क्यों, उसका भी रीजन मैं बताऊंगी। तो सम टाइम ना, जिनका खाली होता है ना, वो जानबूझ के, वो अटेंशन पाने के लिए कुछ बच्चे जानबूझ के शरारतें करते हैं, दूसरे बच्चे को परेशान करेंगे, कुछ ऐसे नटखट चीजें करेंगे कि टीचर इरिटेट हो जाए या पेरेंट्स इरिटेट हो जाए, वो जानबूझ के, ताकि हमें टीचर्स का या पेरेंट्स का अटेंशन हमारे ऊपर जाए। तो कुछ चीजें अटेंशन के लिए होती है। अगर वो चीज आप फाइंड आउट कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज है। या तो आप अटेंशन देना बंद कर दो, बच्चे का बिहेवियर बंद हो जाएगा। समटाइम कुछ बच्चे चिल्लाते हैं, बार बार देखिएगा, दौड़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम कहते हैं मत जाओ, मान लो उसका नाम इशू है, इशू मत जाओ, इशू मत जाओ, वो जानबूझ के और करेगा। समटाइम ऐसी चीजों में आप अटेंशन देना बंद कर दो, बच्चा 3-4 बार करेगा, बैठ जाएगा शांत होके। तो कुछ बच्चे अटेंशन के लिए भी करते हैं। इसका एक मतलब जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। समटाइम देखिएगा कि बच्चे, मम्मी शाम को पार्क में घूमने गई बच्चे को लेके, वहां मम्मी को मिल गई उनकी फ्रेंड, अब मम्मी बात करने लग गई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, देखिएगा 15 मिनट के बाद बच्चा क्या करेगा, मम्मी की साड़ी के पल्लू ऐसे, मम्मी मम्मी मम्मी, या दुपट्टे को इस तरह से करेगा, मम्मी मम्मी मम्मी, देखेगी क्या हो गया, मम्मी मम्मी करते रहेगा, मैं क्या हो गया, बोलो, कुछ नहीं, मम्मी गोदी में ले लो, मम्मी गोदी में ले लेगी, फिर अपने फ्रेंड से बात करने लग जाएगी, फिर कहेगा मम्मी मम्मी मेरी तरफ देखो, मम्मी पूछेगी क्या हुआ, क्या चाहिए, कुछ नहीं मम्मी मम्मी, तो मम्मी थोड़ा प्यार कर देगी, अरे मेरा बेटा ऐसा, तो फिर चुप हो जाएगा। वो क्या है, बच्चों को साइकोलॉजिकल अटेंशन चाहिए होता है। तो सम टाइम कुछ बच्चे अटेंशन के लिए भी कुछ नोटी कोई चीजें या कोई शरारतें करते हैं। तो एज ए टीचर ये भी चीज आपको मतलब क्लियर होना चाहिए कि समटाइम ये अटेंशन पाने के लिए तो बच्चा नहीं कर रहा है। अगर अटेंशन पाने के लिए कर रहा है और आप ये चीज फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आप उस चीज में क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। समटाइम अटेंशन उनका जो आप देते हो ना अटेंशन, वो आप बंद कर दो। आप देखो को बिहेवियर डिस्प्ले सर्टेन पीरियड के बाद बंद हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो वो मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स है। ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि अ, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इन जनरल भी, कि बहुत बार ना बहुत सारे लोग, नॉट टीचर्स, एज यूजुअल भी हम बहुत सारे लेबलिंग कर जाते हैं, बच्चों को टैग दे देते हैं। ठीक है? टैग इन द सेंस कि सम टाइम ना हम बच्चों को अनयूजुअल वर्ड्स कह जाते हैं, जैसे कि तुम पागल हो, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम आगे जाके कुछ नहीं बनोगे। अनजाने बोलते हैं, हम मीन नहीं करते, पर सम टाइम अनजाने में हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बच्चा एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज से बढ़ रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तो आप जो उसके माइंड में इंसर्ट करोगे ना वर्ड, वो उस चीज को
अपने ऊपर एक्सेप्ट करते जाएगा। तो अगर आप उसको कहोगे ना तुम पागल हो, बेकार हो, कुछ नहीं हो पाएगा, वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा खुद को कि आई थिंक आई एम पागल, आई एम बेकार, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो चीज उसको साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत डैमेज कर सकती है आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे कि सम टाइम हम बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी अनजाने में कुछ कुछ बातें कह देते हैं। तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारी हाइट कितनी कम है, तुम एक्सरसाइज जंप किया करो, या फिर तुम्हारी हाइट कितनी ज्यादा है, तुम पीछे बैठा करो। कह देते हैं ना हम सम टाइम बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को लेके। बच्चे को नहीं पता वो गुड है या बैड है, लेकिन बच्चे के माइंड में रजिस्टर होते जाती है, और उसको ऐसा लगने लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट परफेक्ट, और वो एक्सेप्ट करने लगता है कि मेरे में कुछ कमी है। इसका इतना सारा एग्जाम्पल मेरे पास है, अगर आप पूछोगे ना मैं इतना सारे केसेस आपको बता दूंगी कि शाम हो जाएगा, खत्म नहीं होगी। जहाँ पे एक 15 ईयर्स की लड़की ने खुद को पूरी तरह से कवर करके वो आई थी, मास्क, हुडी, ग्लव्स, फुल पैंट्स, सारी चीज। वो जैसे आई तो सिर्फ मुझे उसकी आंखें दिख रही थी, और वो आकर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए। जब मैंने पूछा मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया कि फिजिकल अपीयरेंस को लेके वो एक्सेप्ट नहीं करती, उसको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, इस वजह से वो अपने आप को हाइड करके रखती है। मतलब समझ रहे हो, पूरा सिर्फ आइस दिख रहा है उसको। मैंने उसको पूछा आपने हाइट क्यों किया है, तो उसने अपना हुडी हटा के दिखाया, तो उसने अपने बालों को कट कर लिया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो गुस्सा, एंगर, वो बालों को कट करके, लड़की उसके हेयर लंबे थे तो उसने पूरे बालों को कट कर लिया है। मैंने कहा, पूछा जब उससे थोड़ा देर मैंने बात की, मैं बोला आपको कैसे पता आप परफेक्ट नहीं हो, 15 साल की लड़की है ना, इतना परफेक्ट नहीं परफेक्ट। तो वो बोलिए बचपन से बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, तुम मोटी हो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, तुम्हारी हाइट कम है, तो वो चीजें मैं एक्सेप्ट करते गई। थोड़ा देर मैंने उसको समझाया कि अब बच्चों की बात एक्सेप्ट करते हो, बच्चों को इतने समझदार नहीं होते, मम्मी पापा तो नहीं कहते। तो बच्ची ने एक पॉइंट कहा, पता है क्या, बहुत मीनिंगफुल पॉइंट उसने कहा। उसने कहा मम्मी पापा ने मम्मी कुछ कभी कुछ नहीं कहा कि तुम परफेक्ट नहीं हो, मम्मी पापा कभी नहीं कहते। पर उसका पॉइंट ये था कि मम्मी पापा दोनों वॉकिंग थे, याद रखिएगा, मम्मी पापा दोनों वॉकिंग थे। तो मम्मी पापा जब शाम को घर आते हैं तो वो बात करते हैं ना कि मेरी जो कलीग है वो तो देखने में बहुत डार्क स्किन है, पर इतना ज्यादा बनती है, वो उसकी हाइट नहीं है पर इतना दिखाती है, देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। तो मम्मी जब वो बात करती है ना पापा से, तो मुझे पता चलता है कि वो, मैं भी तो ऐसी ही हूँ, तो मतलब मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। अब मम्मी ने कभी इंटेंशनली बच्चे को नहीं कहा था, मम्मी पापा बात कर रहे थे, लेकिन बच्चे ने सुनकर अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करने लगे कि आई थिंक डार्क स्किन वाले अच्छे नहीं होते, या हाइट कम वाले अच्छे नहीं होते, तो आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो इससे मतलब क्या पॉइंट निकलता है कि कितना शब्दों का सिलेक्शन करके हमें बच्चों के सामने बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड वो लेकर एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, कौन सा वर्ड लेकर वो किस सेंस पे ले जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे ग्रोथ से, मतलब वो बच्चे बड़े होते हैं ना कि उनको जो भी डालते जाए उनके माइंड में वो इंसर्ट होते जाएगा। क्योंकि हमें तो पता है राइट रॉन्ग, हमें कोई कह देगा तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, हमें पता है कि आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, बोलते रहो। बच्चे को थोड़ी ना पता है, वो तो लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, बड़े जो बोलते हैं सही बोलते हैं, आई थिंक आई एम नॉट परफेक्ट। तो इस तरह से समटाइम ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड या अनयूजुअल वर्ड हमें नहीं कहना है। मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज पे आप कंट्रोल पाना चाहते हो ना, काबू पाना चाहते हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, उस चीज के बारे में डिटेल स्टडी कर लो। चाहे वो इंसान ही हो या कोई चीज हो, आप डिटेल स्टडी कर लोगे ना, आप इंसान उस चीज के ऊपर इजिली काबू पा सकते हो। उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप काबू पा पाओगे क्या? नेवर। तो इसीलिए बच्चे को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के बिहेवियर इश्यूज क्या है, उसके कारण क्या है कि बच्चा ऐसा करता है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा का होम इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे माहौल में वो बड़ा हो रहा है, उसके माता पिता का बिहेवियर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि पापा ड्रिंक करते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज होती है, बच्चा वहां से सीख रहा है। समटाइम हम नहीं सोचते हैं पर ऐसा सिचुएशन भी है, तो वो चीज आप फाइंड आउट कीजिएगा। पेरेंट्स बोलते नहीं है, लेकिन एज अ टीचर आपका ड्यूटी है कि आप पेरेंट्स से खुलकर बात करें कि घर का सिचुएशन कैसा है। ऐसे पेरेंट्स ड्रिंक करके तो नहीं आते हैं, पापा ड्रिंक, पेरेंट्स ने पापा ही करके आएंगे तो पापा ड्रिंक करके तो नहीं आते। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी ना बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। ये भी ध्यान देना है कि बच्चा किस संगत में रह रहा है, दोस्त कौन है। ऐसा तो नहीं है कि दोस्त बुली करते हैं, आजकल होता है ना कि बहुत बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, जो बच्चे शांत रहते हैं उनको दूसरे बच्चे बुली करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बुली हो रहा है बच्चा, या फिर संगत में कुछ अनयूजुअल चीजें सीख रहा है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उसका फ्रेंड ग्रुप क्या है। ये भी ध्यान देने बात है कि सिर्फ स्कूल का फ्रेंड ग्रुप मैटर नहीं करता,
जो वो जनरल लाइफ में भी घर पे जाता है, कैसे ग्रुप में रह रहा है, कैसे लोगों के बच्चों के साथ वो खेल रहा है, अपने से बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है या छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, सेम एज में खेल रहा है तो बच्चे कैसे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देते जाऊंगी, बहुत केस स्टडीज है इसके ऊपर भी। मेरे पास एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, एक केस है। वहां पे मेरे पास 7 साल का बच्चा आया था बिहेवियर इशू के लिए, कि वो घर पे बहुत शैतानियां करता था, तंग करता था। और पेरेंट्स बोल रहे थे कि घर में तो सब कुछ सही चल रहा है, पर पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहा है। तो जब काउंसलिंग लेके आए तो बच्चों का 1-2 सेशन के बाद बच्चे ने खुलकर मुझे बताया कि बच्चे को एक पॉइंट पता था घर का, कि मेरे मम्मी-पापा को साइकोलॉजिकल इश्यू है और वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की दवाई। और वो सो जाते हैं तो एक ही बार बहुत लेट से उठते हैं। ये पॉइंट बच्चे को पता था, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे के सामने कुछ-कुछ पॉइंट्स कह देते हैं, वो बच्चे के माइंड में रजिस्टर हो जाता है जो मैंने कहा। तो बच्चे ने ये पॉइंट रजिस्टर कर लिया था कि मम्मी-पापा स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो लेट से उठते हैं। तो बच्चा 5 बजे लॉक खोल के चला जाता था बाकी एज ग्रुप के लड़कों के साथ साइकिल में, जो एज ग्रुप के बच्चे उसके थे ही नहीं। वो 7 साल का था, बाकी के एज ग्रुप के जो लड़के थे ना वो 12 इयर्स के थे, 12-13 इयर्स के। उनके साथ जाके वो क्या करता था पता है? शमशान में जाके, शमशान यू अंडरस्टैंड ना? जो वो होते हैं ना उनमें पत्थर फेंकता था वो। तो सोचिए, वो और उनके साथ वो कुछ-कुछ हरकतें करता था, शमशान में जाएगा, वहाँ बहुत देर बैठेंगे, वो उनमें पत्थर फेंकेंगे, एंगर निकालेंगे अपना। अब पेरेंट्स को ये कुछ भी नहीं पता। मैंने पेरेंट्स को कहा, "पता है आपको?" तो बोल रहे, "नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो हम आते हैं तो घर पे रहता है।" मैंने कहा, "आपने कभी लॉक चेक किया? वो खोल के ऐसे-ऐसे जाता है।" जब पेरेंट्स ने वो चीज़ पे नोटिस करने लग गए, तब उनको पता चला कि 5 बजते ही सुबह वो लॉक खोल के निकल जाता है। तो इसमें एक भी पॉइंट है कि बच्चे को वो बात पता थी स्लीपिंग पिल्स वाली, और एक दूसरी पॉइंट थी कि वो बड़े बच्चों के साथ रह के वो शमशान वाली बातें उसने सीख ली थी। तो इस तरह से बच्चे के पीयर ग्रुप का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड ट्रॉमा। अगर किसी बच्चे के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, लाइक किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है या बच्चे ने किसी की डेथ देखी है, या फिर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई वर्बल हैरेसमेंट हो गया या फिजिकल हैरेसमेंट, एनी टाइप ऑफ हैरेसमेंट अगर बच्चे के साथ होता है तो बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, ये एक कारण होता है। तो ये एरिया भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो बहुत सारे केस आपको ऑलरेडी पता होगा, तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ पैरेंटिंग स्टाइल, ठीक है? बच्चे के बिहेवियर के पीछे पैरेंटिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। ये मैं बताती हूँ कैसे। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से 4 टाइप के पैरेंटिंग स्टाइल होते हैं। पहला है ऑथोरिटेरियन पैरेंटिंग स्टाइल, ठीक है? इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं। मैंने इस पॉइंट को इसलिए ऐड किया है कि इन जनरल आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ हेल्पफुल हो जाए, ठीक है? तो पेरेंट्स के द्वारा इस पैरेंटिंग स्टाइल में होता है कि बच्चों के लिए बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्स होते हैं। बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। यानी कि हमने जो बोल दिया आपको करना है, कोई सवाल-जवाब नहीं। होता है ना, देखा है ना? कुछ नहीं बोलोगे, बस रूल्स बना दिया, आपको फॉलो करना है। बच्चों से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखा गया है, इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ है रिसर्च के हिसाब से। इसमें तो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि घर पे तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, तो वो अपने इमोशंस कहाँ जाते हैं? बाहर निकालने। या तो क्लासरूम में जाके दूसरे बच्चों को तंग करेंगे, अपना वो एंगर निकालेंगे वहाँ पे, तो वो एक रीज़न होता है। या तो ऐसे पैरेंटिंग स्टाइल में बच्चे बहुत ज़्यादा शाई और डरपोक होते हैं। क्योंकि हमेशा से उनको मतलब डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन बताया गया है, तो बहुत शाई डरपोक होते हैं। तो वो चीज़ भी आप पेरेंट्स से बात करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है पेसिमिस्टिक पेरेंटिंग स्टाइल। देन इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का ये होता है कि रूल्स रेगुलेशन तो बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन आप जो भी करो हम आपके साथ हैं, ठीक है? आप कुछ भी कर रहे हो गलती सही, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो इसका भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है हम कुछ भी करेंगे, मम्मी-पापा तो साथ देने वाले ही हैं हमारे। तो उनके अंदर डर नहीं रहता, तो इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है अनइन्वॉल्व। इसमें होता है कि ना हम आपके साथ हैं, ना आपके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन है। आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो डेफिनिटली इसका भी रिजल्ट उतना सही नहीं माना गया है। वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये परफेक्ट है, इसमें ये होता है कि डिसिप्लिन्स भी है, रूल्स रेगुलेशन भी है और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन भी है। यानी कि टू वे प्रोसेस। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, हम डिसिप्लिन भी रखेंगे, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, आपकी भी सुनी जाएगी। इक्वल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रखते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसा आप अपने जनरल लाइफ में भी आप पेरेंट्स हो गए ही, तो आप वहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, या फिर आपके जो क्लासरूम में बच्चे हैं
वो आप पेरेंट्स से बात करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो बता नहीं पाएंगे। अब ये है कि फ्यूचर को कैसे पता चले कि किसी बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बच्चे के बिहेवियर को आपको नोटिस करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा टाइम आप ही उनके साथ स्पेंड करते हो और आप उनको ज्यादा जान रहे हो पेरेंट्स के बाद। तो बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करना है कि सडनली कोई बच्चा चुपचाप तो नहीं रहने लग गया है, सडनली कुछ उसके बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं हो रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं है। विड्रॉल इन द सेंस कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, ये अकेले जाके बैठा हुआ है क्लासरूम में, या सब खेल रहे हैं, ये कोने में खड़ा है, या तो ये बहुत ज्यादा अचानक से चुपचाप रहने लग गया है, या अचानक से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से बिहेवियर को नोटिस करना है। बच्चे से बात कर सकते हैं तो कीजिए, अगर बच्चा बात करने में या स्टूडेंट बात करने में सक्षम नहीं है तो इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स से बात करना। पेरेंट्स आपको बताएंगे कि क्या इश्यूज है। अगर पेरेंट्स भी सक्षम नहीं है तो आप वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चाइल्ड काउंसलर होते हैं, तो वो आप ले सकते हो हेल्प उनका। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में है जो क्लासरूम में जो बेसिकली टीचर को पता होना चाहिए। पहला है एडीएसडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखिएगा बच्चे में, ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, वो एक जगह कभी नहीं बैठेगा, पूरे दिन वो इधर उधर घूमते रहेगा, कभी भी शांत से नहीं बैठ सकता। अगर आपने उसको बैठा भी दिया ना जबरदस्ती, उसके हाथ पांव हिलते रहेंगे, वो चेयर में इधर उधर लेफ्ट राइट करते रहेगा, वो हिलते रहेगा। ठीक है, या फिर कुछ सवाल पूछोगे वो पहले ही आंसर दे देगा, आपके सवाल पूछने से पहले ही। आप उनको देखकर ही मतलब अज्यूम कर लोगे ये एडीएसडी है, उनको देखकर आपको लगेगा कि उनके अंदर ना किसी ने मोटर फिट कर दिया, मोटर होता है ना, और या तो चाबी ऑन कर दी है और ऑफ करना भूल गए हैं, और वो चाबी चलते जा रही है चलते जा रही है, वो आपके पास भी आएगा ना, आपके कमरे में भी आएगा ना, उथल पुथल करके जाएगा, तो वो होता है एडीएसडी। ठीक है, और ऐसे भी आजकल के मोस्ट ऑफ द बच्चे एडीएसडी होते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल है, जैसा हमारा खाना पीना है, जैसा स्क्रीनिंग टाइम है, इंटरनेट का जमाना है, बच्चे भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं आजकल के, बहुत कम बच्चे शांत है, मोस्ट ऑफ द बच्चे हाइपर एक्टिव है। नेक्स्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में आपको पता होगा, इस काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें बच्चे के ब्रेन का विकास उतना नहीं होता है। ऐसे बच्चों को आपको देखकर रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ऐसे बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन मिसिंग होता है। आप उनको हाय हेलो बोलोगे वो जवाब नहीं देंगे, आप उनके नाम से बुलाओगे वो जवाब नहीं देंगे। प्लस स्माइल करना, दुखी होना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना मिसिंग होता है ऐसे बच्चों में। ठीक है, तो वो ऑटिस्टिक होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज से याद आया मुझे, कितने लोग मूवी देखते हैं? तभी देखते, तारे जमीन में मूवी देखा था ना आप लोगों ने, वो आमिर खान का और वो बच्चा वाला, तो उस बच्चे को कौन से डिसऑर्डर था? मैम आपने जवाब देंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी हैं पर मैंने बेसिकली 3 टाइप्स लिया है, जिसे 3 डीएस कहते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, ऐसे बच्चों को रीडिंग में डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, उनको पढ़ने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, जैसे उनके सामने डिसलेक्सिया लिख दो तो वो उनको डी उड़ते हुए दिखाई देगा, वाई उड़ते हुए, मूवी में देखा था ना, वो कभी भी कंबाइन करके वर्ड्स को नहीं बोल पाते हैं, उनको पढ़ने में रीडिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो वो है डिसलेक्सिया। तो वो एज अ टीचर आपको वो चीज देखनी है कि इसको बार बार रीडिंग में तो डिफिकल्टीज नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टार्टिंग में तो रीडिंग में डिफिकल्टीज करते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों को डिसलेक्सिया है। बच्चे की एज हो गई है और अपने एज के हिसाब से सर्टेन क्लास में भी वो पढ़ नहीं पा रहा है और उसको वर्ड को कंबाइन करके रीडिंग करने में डिफिकल्टीज हो रही है, दैट इज डिसलेक्सिया। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। राइटिंग में डिफिकल्टीज होती है, वो लिख नहीं पाते हैं, उनको एप्पल का स्पेलिंग भी दो कि या ऑरेंज लिखने के लिए बोल दो, नहीं लिख पाएंगे। चाहे सिंपल सा कैट लिखने के लिए बोलो, उनको बहुत डिफिकल्टीज होगी, सी लिखेंगे, वाई लिख देंगे, जेड लिख देंगे, वो कंबाइन करके नहीं लिख पाएंगे, तो राइटिंग में उनको बहुत डिफिकल्टीज होती है। एंड डिसकैलकुलिया, ये होता है कैलकुलेशन में, वो छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाते, जस्ट लाइक 3+3 नहीं कर पाएंगे, वो 10+10 नहीं कर पाएंगे। या फिर वो ऐसे बच्चे बड़े भी होते हैं, तो वो कुछ शॉपिंग करने गए या किस ऑटो में बस में गए, वहां पे बस वाले ने उनको 100 दे दिया, कहेंगे 89 हुआ है, वो 2 घंटे लगा देंगे सोचने में 89 कितना इनको चेंज देना है, कितना लेना है। या दुकान में गए, वो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, तो वो चीज होती है डिसकैलकुलिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ओडीडी।
ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। जो जो इंपॉर्टेंट है ना वही लेके आई हूँ, मैंने सारे प्रॉब्लम्स नहीं लाए हैं। ओडीडी ये प्रॉब्लम है कि ऐसे बच्चे आपके हर बात का ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू यानी कि आप जो भी कहोगे ना करने के लिए उसका टोटल अपोजिट करेंगे। आप बोलोगे बैठ जाओ वो खड़े हो जाएंगे, आप बोलोगे क्लास के बाहर मत जाओ वो क्लास के बाहर जाएंगे। ऐसे बच्चे बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बहुत आर्गुमेंट करेंगे आपसे, रिवेंजफुल होते हैं। अगर किसी बच्चे ने उनको मार दिया तो उनको जाके वापस मार के ही आएंगे, बहुत उनके अंदर रिवेंज रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। और इसका भी जो एनसीबीआई का रिपोर्ट है ना, इसके हिसाब से भी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से भी 16 में से एक बच्चा को ओडीडी है। हर बच्चे आजकल उसमें से हो रहे, मतलब 10 में से एक बच्चा ओडीडी के है। यस, हाँ ये मैं इसके बाद ही स्टार्ट करूंगी। सो हाउ टू डील में सबसे पहला पॉइंट है मेरा वीए के लर्निंग स्टाइल, ठीक है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो इम्पॉर्टेंट एज अ टीचर हमें वीए के लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। वीए के लर्निंग स्टाइल इज काइंड ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक, ठीक है। इसका पॉइंट ये है कि हर बच्चा जो मैंने कहा डिफरेंट होता है, तो ये चीजें लर्निंग स्टाइल भी बच्चे की, हर बच्चे की डिफरेंट होती है। आप एक ही लर्निंग स्टाइल से हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये चीज विजुअल पहला है, विजुअल विजुअल मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं। वो बच्चे देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आप उनको पीपीटी दिखा दो, आप उनको ऑडियो विजुअल दिखा दो, वीडियो दिखा दो, वो देखकर सीख लेंगे, उनको देखकर याद हो जाएगा। ऐसे बच्चे की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आप उनको कोई स्टोरी बता दो, इमेजिनेशन करके 2 सेकंड में वो याद कर लेंगे। वो चीजें उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। प्लस ऐसे बच्चे ड्राइंग में अच्छा होते हैं, पेंटिंग में अच्छा होते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है कि लर्निंग स्टाइल हमारी क्या है। इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे भी अपने स्कूल टाइम में मुझे नहीं पता था कि मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है और मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कौन से फील्ड में ज्यादा अच्छी है। आफ्टर साइकोलॉजिस्ट मैंने जब टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि मेरा ऑडिटरी बहुत अच्छा है, मैं सुनकर और बोलकर अच्छा से सीख सकती हूँ, और थोड़ा बहुत किनेस्थेटिक, विजुअल नहीं है। तो हर किसी का अलग होता है। तो मुझे इतना लेट से साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद पता चला, चाहे उस समय मुझे तब पता हो जाता ना तो शायद और भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअल से सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का करियर, ऐसे जो बच्चे विजुअल से सीखते हैं ना, आर्किटेक्चर आगे जाके अच्छा बनते हैं, एडिटर, इंटीरियर डिजाइनर, और क्या हो गया ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर, बहुत सारे आजकल जो आ रहे हैं ना जो पेंटिंग विजुअलाइजेशन में डिपेंड करती है, ऐसे बच्चों का करियर उसमें बहुत अच्छा होता है। लोगों को पता नहीं होता, लोग अपने करियर को अपोजिट चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम किस चीज में अच्छा है। तो कुछ बच्चे विजुअल में अच्छा होते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटरी। ऐसे बच्चे बातचीत में, बोलने में अच्छे होते हैं, वो सुनकर बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आप ऑडियो प्ले कर दो, सुन लेंगे। वो आपके, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, वो देख नहीं रहे आपकी तरफ, वो नीचे देख रहे हैं, लिख रहे हैं। आप बोलोगे आप मेरे तरफ देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो क्या? वो सब सुन रहा है, पूछो बता देगा सब जवाब। आप बोलोगे उसने तो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, इसको याद हो जाता है। तो वैसे बच्चे सुनकर बड़ी जल्दी सीखते हैं। वैसे बच्चे डिबेट में अच्छे होते हैं, बातचीत बहुत अच्छा करेंगे, लेक्चर अच्छा देंगे, स्पीच अच्छा देंगे। तो ऐसे बच्चे अच्छे हैं तो आप स्पीच उनसे करवा सकते हो। तो उनको ये चीज इंप्रूव करना चाहिए। हमें पता चल गया ना बच्चा मतलब ऑडिटरी में अच्छा है, तो उनको हम स्पीच में अच्छा कर सकते हैं, बातचीत में बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे आगे जाके डॉक्टर, जज, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन अच्छा बनते हैं। उनको मतलब बातचीत में पकड़ अच्छी होती है, बहुत अच्छे से शब्दों को वो जोड़ के बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। अगर मैं बोलूँ तो हमारे इंडिया में इसके लिए प्रोविजन बहुत कम है। ऐसे बच्चे छूकर एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, या फिर चलते फिरते सीखेंगे, वो एक जगह बैठ के नहीं सीखेंगे। हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है, विजुअल और ऑडिटरी, वो कम होता है। इसलिए कुछ बच्चे जो एक्सपेरिमेंट में या वो सारी चीजों में अच्छे होते हैं, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे या होंगे ना कि वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ेंगे, घूमते फिरते पढ़ेंगे। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बोल रही थी बच्चा तो मेरा अच्छा है पढ़ने में, टॉप अप भी करता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको जब पढ़ाती हूँ ना शाम को, तो वो बैठ के नहीं पढ़ता, घूमते घूमते पढ़ेगा। पढ़ लेता है, उसको सब याद हो जाता है, लेकिन वो बैठ कर एक जगह मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि टेबल में बैठ के पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाता है। तो वो क्या है, इसको क्यों मैं ठीक करूँ? हम देखिए प्रकृति के साथ नहीं खेल सकते हैं, उसका लर्निंग स्टाइल ही किनेस्थेटिक है, वो चलते चलते पढ़ेगा, उसी से याद होगा। उसको जबरदस्ती बैठा कर पढ़ाओगे ना, सब लोचा हो जाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस चीज का हमें ध्यान देना है कि
बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। इवन मैं अपना भी बताऊं तो मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर मैं जब स्कूल टाइम में या अभी भी मुझे पढ़ना होता है ना, मैं बुक लेके चलते फिरते पढ़ूंगी रूम में, जो भी मेरा रूम है उसमें चलते रहूंगी, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ने लग जाऊंगी ना, मुझे अजीब सा एंजाइटी होने लगता है। अब मैं खड़े होकर चलते चलते पढ़ूंगी, मुझे बहुत अच्छा से वो चीज समझ आती है। तो इस तरह से हर एक इंसान अलग होता है। तो ये तीनों चीजों का हमें ध्यान देना है कि कौन सा बच्चा किस एरिया में ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पता चल जाता है तो आप उस चीजों को अच्छे से और नरिश कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज कैसे बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करें इज टेक अ पॉज। पहले अगर कोई बच्चा कोई शैतानियां कर रहा है या अचानक से मारपीट कर रहा है, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एज अ टीचर टेक अ पॉज, थिंक कि क्या ये एकेडमिक रीजन है या नॉन एकेडमिक रीजन है। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सम टाइम की एकेडमिक में हुआ कि सम टाइम कुछ बच्चों को सब्जेक्ट पसंद नहीं होता तो भी बच्चे परेशानियां करते हैं। सम टाइम बच्चों को कोई टीचर पसंद नहीं होता तो भी बच्चे जानबूझ के उस क्लासरूम में शैतानियां करते हैं ताकि टीचर चले जाए या टीचर ना पढ़ाए या टीचर इरिटेट हो जाए। तो वो पहले फाइंड आउट करना है कि क्या सिर्फ मेरे क्लासरूम में ये दिक्कत परेशानी हो रही है या फिर सबके क्लासरूम में हो रही है। अगर सबके हो रही है तो ठीक है, एक किसी टीचर के क्लासरूम में बच्चा दिक्कत परेशानी कर रहा है तो इट कैन बी एकेडमिक रीजन, यानी कि उसको सब्जेक्ट पसंद नहीं है या तो टीचर। नॉन एकेडमिक में आ गया जो मैंने कहा, उसके साथ कोई चाइल्ड ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, या फिर पीयर ग्रुप में कुछ नहीं सीख रहा है, घर का माहौल कैसा है, या फिर मोबाइल फोन पे भी तो बच्चे देख के सीखते हैं ना, स्क्रीनिंग टाइम क्या है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। नॉन एकेडमिक रीजन में एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, फादर से रिलेटेड। एक फादर अपने लड़के को मेरे पास लेके आए थे, उस टीचर को, उस बच्चे ने, जो बच्चा 6 साल का था, उसने बच्चे को टीचर को लात मार दी थी। तो पापा ले टीचर ने कंप्लेन किया कि इसको काउंसलर के पास ले जाइए। तो जब पापा उसको लेके आए बच्चे को, तो मुझसे मैंने बच्चे की काउंसलिंग की, तो उसने मुझे बताया ऐसा तो कोई रीजन नहीं था, मम्मी पापा वर्किंग थे, घर का माहौल अच्छा था, सिंगल चाइल्ड था, क्लासरूम में तो मारपीट वो सीख नहीं रहा, टीचर तो सिखा नहीं रहे, बच्चे डिसिप्लिन है, स्कूल भी अच्छा था। बच्चे ने बताया कि वो पापा के साथ बैठ के वीडियो गेम खेलता है जो मारपीट वाला है। अब पापा भी अनजाने में ही कर रहे हैं नरिश, लेकिन वो गलत नरिश कर रहे हैं। तो वो चीज काउंसलिंग के बाद फाइंड आउट हुआ कि तो पापा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, हमारा वीडियो गेम मारपीट वाला होता है जो खेलते हैं ना टीवी में। तो उससे बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा था, और वो चीज जो सीखा बच्चे ने, जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सुन के कम ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं, तो उसने ऑब्जर्व किया और वही चीज उसने डिस्प्ले किया। तो नॉन एकेडमिक रीजन में भी फाइंड आउट करना है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ सीख रहा है। नेक्स्ट इज रिमाइंड क्वालिटी। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको उसकी गलतियां दिखाने की बजाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कीजिएगा। जनरल लाइफ में भी बोल रही हूँ, आप उसकी क्वालिटी रिमाइंड करवाइए। जैसे कि तुम तो पहले बहुत अच्छे बच्चे थे, तुम्हारे में बदलाव हुआ है, तुम तो पहले बहुत अच्छा मार्क्स लाते थे, अब तुम्हारे में ऐसा क्यों बदलाव हुआ है। मतलब ये कहने का मतलब होता है कि बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन होने दे कि मेरे में चेंजेस हुआ है। आप डायरेक्टली ब्लेम कर दोगे, तुम गलती कर रहे हो, तुम बैड बॉय हो, वो और करेगा, वो कहेगा मैं तो ऐसा ही हूँ। आपको एहसास दिलाना है कि तुम्हारे में बदलाव हुआ है, तुम अच्छे बचे थे, उसको क्वालिटी याद दिलाइए। तुम पहले देखो कितना शांत से पहले बैठते थे, पहले कितने अच्छे से सारा होमवर्क करते थे, पहले तो इतना अच्छे से टाइम पे उठ जाते थे, सो जाते थे, अभी क्या हो गया है। अब कह के छोड़ दे, वो खुद करेगा। अगर बच्चा बड़ा है तो खुद सोच के वो रीथिंक करेगा कि हाँ आई थिंक मेरे में चेंजेस हुआ है, ठीक होना है। डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है कि यू आर बैड, तुम गलत कर रहे हो, तुम शैतानियां कर रहे हो। क्वालिटी याद दिलानी है। मॉनिटर, ये तो आप सबको पता होगा कि जो बच्चा शैतानी करता है, अगर क्लासरूम में एक ही बच्चा है या दो है, उसको क्लास का मॉनिटर बना दो। क्योंकि जो शैतानियां करते हैं ना, या एडीएसडी है, तो उनमें मॉनिटर वाला रूल बहुत अच्छे से लागू होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को मतलब ऑथोरिटी करना ना, लोगों के ऊपर वो शासन करना बहुत पसंद होता है। तो अगर मॉनिटर बना दोगे ना, बहुत अच्छे से वो क्लासरूम को कंट्रोल करेंगे। वही बच्चा शैतानी कर रहा था, उसी को आपने मॉनिटर बना दिया। ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगर क्लासरूम बोरिंग हो रहा है, अगर बच्चे क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो आप लोग करते ही होंगे, ऑडियो विजुअल एड या रोल प्ले कर सकते हो, या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। बच्चे को इंस्पिरेशनल स्टोरी या मोरल स्टोरी सुनाइए, और मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों से पूछिए, खुद मत बताइए कि क्या आपने सीखा इस स्टोरी से। हमेशा हमें इंस्पायर वाला स्टोरी सुनाना चाहिए, और एक बच्चे से नहीं, सबसे पूछिए कि तुम सब बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, तो इससे क्या होगा, हम सबको सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलेगा हर बच्चे को, और एक नया थॉट प्रोसेस होगा। मान लीजिए मैं यहाँ से 6 देख रही हूँ, आप 9 देख रहे हो, तो दोनों थॉट प्रोसेस पता चला ना, तो इस तरह से सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। कॉलिंग बाय नेम, इसका मतलब ये है कि हमेशा बच्चों को उसके नेम से बुलाना चाहिए। ठीक है, हम समझे बोलते हैं ना, तुम सुन लो, या रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, हमेशा उनके नेम से बुलाइए। नेम से बोलने से बच्चों को अपनी आइडेंटिटी रखती है कि यस मैं ये हूँ।
जनरल लाइफ में भी आप किसी से भी बात करते हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, नाम से बुलाने से बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में देख लीजिए, अगर आपके नाम से कोई बुलाए तो कितना अच्छा लगता है, यस इनको मेरा नाम याद है। ठीक है। इंकरेजमेंट, अगर बच्चा गलत करता है तो हम डांटते हैं, तो अच्छा करने पे हमें उनका इंकरेज भी करना चाहिए। इससे बच्चों को मतलब आगे अच्छा और करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट है कि बच्चों को मारपीट तो अलाउड नहीं है, मारपीट नहीं सकते। पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स कि बच्चों को जो हम लग्जरी दे रहे हैं उसको कट आउट करना है। यानी कि मान लो बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको गेम पीरियड मिल रहा है, आप कह सकते हो कि तुम बदमाशी करोगे हम तुम्हारा गेम पीरियड कट कर लेंगे। यानी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ कल से नहीं बैठोगे, तुम लास्ट में बैठोगे, ये तुम्हारा मैं दोस्त चेंज कर दूंगी। या फिर बच्चा को कुछ भी लग्जरी जो स्कूल के साइड से मिल रहा है वो कट आउट कर दो। या पेरेंट्स को आप बोल सकते हो, बच्चे को गेम्स देख रहे हैं, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का टाइम दे रहे हो, ये गलतियां करेगा वो कट कर दो आप। ठीक है। तो लग्जरी टाइम कट आउट करना। रिड्यूसिंग स्क्रीनिंग टाइम, ये आप पेरेंट्स को बता सकते हो कि जो फोन टीवी देख रहा है उसको रिड्यूस करना। टोकन इकोनॉमी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कूल में आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, घर पे बेसिकली बहुत इजीली हो जाता है। टोकन इकोनॉमिक्स लाइक बच्चे को ना एक ग्रीन कार्ड एक रेड कार्ड देना चाहिए वीक के हिसाब से। 7 डेज है ना, 7 ग्रीन कार्ड 7 रेड कार्ड। ठीक है। और एक जार एक बोतल है, बच्चे ने गुड बिहेवियर किया तो ग्रीन कार्ड जाएगा, बैड बिहेवियर किया तो बैड रेड कार्ड जाएगा। और वो वीक के एंड में काउंट करो आप, ग्रीन कार्ड ज्यादा है या रेड कार्ड ज्यादा है। रेड ज्यादा हुआ तो बच्चे की जो मैंने कहा ना लग्जरी चीज है उसको डिसमिस आप कर दो, कि आपको जो स्क्रीनिंग टाइम मिलता था वो नहीं मिलेगा, आप टीवी देखते थे अब वो नहीं मिलेगा। तो और या अच्छा किया तो बच्चे के साथ हम कुछ अच्छा उसको दे सकते हैं। और देने का मतलब ये नहीं कि उसको चॉकलेट देना, उसको घूमना फिरना, ये पेरेंट्स को बता दीजिएगा। गलतियां यहाँ पे हो जाती है, पेरेंट्स बच्चों को अच्छा देने के चक्कर में चॉकलेट टुकलेट गिफ्ट्स देने लग जाते हैं। लग्जरी चीज देना मीन्स कि बच्चे को तुम्हारे साथ हम खेलेंगे, आज तुम्हारे साथ टहलने जाएंगे, कुछ डोनेट करने जाएंगे, गुड हैबिट सिखाना है ना हमें। तो इस तरह से बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ रेड कार्ड ज्यादा हो गया तो हम गलत चीजें नहीं करेंगे, हमें ग्रीन कार्ड ज्यादा लाना है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा बाउंड हो जाता है गुड हैबिट्स करने के लिए, और बाउंड होने के बाद उसका हैबिट फॉर्म हो जाता है वो। तो ये आप क्लासरूम में भी कर सकते हो। हर बच्चे का, अगर कम बच्चे हैं तो हर बच्चे का अपना अपना बॉक्स बना दो क्लासरूम में, हर बच्चे का नाम का 2 कार्ड दे दो आप, और जैसा बच्चा किसी ने गलती किया उसका कार्ड लेके उस बॉक्स में डाल लो आप। ये आप कर सकते हो क्लासरूम में भी, अगर बच्चे कम है तो इजिली कर सकते हैं। डेली रूटीन, ये पेरेंट्स को बोलिएगा, एडीएसडी के लिए है कि अगर बच्चे को एडीएसडी है या बहुत हाइपर एक्टिव है तो डेली रूटीन फॉलो करें। मतलब सुबह 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, 9 बजे स्कूल जा रहा है, 10 बजे आकर वो अपना बैग खुद पैक कर रहा है। टाइमिंग का रूटीन बना दिया जाए, इससे बच्चे को अंदर डिसिप्लिन आती है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे करना है, रेगुलेट हो जाते हैं बच्चे। तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टॉक टू पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कोई बिहेवियर डिस्प्ले हो रहा है तो आपको पेरेंट्स से खुल के बात करनी है, खुल के सारी चीजें बतानी है, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको बेटर बता सकते हैं। और जो मैंने कहा पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक बार याद रखिएगा, क्लास में ये कहना चाहूंगी कि हमें बच्चे को नहीं बदलना है, किसी भी बच्चे को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें बच्चे के बिहेवियर को बदलना है। बच्चा जो है परफेक्ट है, बस उसके बिहेवियर को बदलना है। और आप पूछोगे तो मैं कहूंगी बिहेवियर को भी नहीं बदलना है, बिहेवियर को इंप्रूव करना है। ठीक है। तो उसके बिहेवियर जो भी हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, सही है, उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप इंप्रूव कीजिए। बच्चे को हमें सिर्फ बदलना नहीं है। ठीक है। किसी भी टीचर को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। उसको हम कुछ सिखाने की अगर कोशिश करते हैं तो कैसे सिखाएं? मैंने बताया ना, एडीएसडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन फॉलो करवाना। उनको डिसिप्लिन में लाना बहुत दिक्कत हो जाता है। अब वो ज्यादातर पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा है उसमें। पेरेंट्स रूटीन उनको स्टार्ट कर सकते हैं कि 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है। उससे क्या होता है ना, वो कंट्रोल में हो जाते हैं, ज्यादा हरकतें नहीं करते हैं। या जो बच्चे होते हैं ना एडीएसडी वाले, उनके लिए टाइम आउट सेशन भी टीचर कर सकते हैं। टाइम आउट सेशन मीन्स एडीएसडी के लिए बेसिकली होता है कि अगर कोई बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव कर रहा है तो उसको पनिशमेंट के तौर पे हम उसको अकेले कहीं दूर बैठा दें, या अकेले कोई क्लासरूम बैठा दें, वहाँ टीचर रहे, अकेले नहीं छोड़ना है, टीचर है कि अगर आप कुछ करोगे तो हम आपके सामने यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो बच्चे समटाइम बाउंड हो जाते हैं कि हम बैठे रहे एक जगह पे। ठीक है। और एडीएसडी, एडीएसडी है फिर उसको, हाँ तो आप उसको काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड काउंसलर है, चल रहा है ना, हाँ तो बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली एडीएसडी जाके ठीक होता है, अगर आप पूछोगे तो 8-9 ईयर्स में। उनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उनको वही होता है कि पेरेंट्स का रोल ज्यादा है टीचर से,
उनको वो चीज़ रूटीन फ़ॉलो अप करवानी है। उनका जनरल चीज़ मैं बता देती हूँ, एडीएचडी के बच्चे के जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, एडीएचडी बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चा, ठीक है? जैसे बच्चे के अंदर कम जो एनर्जी होगी, एडीएचडी में 100% होगी। तो वो एनर्जी को चैनलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल की हमारी लाइफ़स्टाइल क्या है? स्कूल गए, घर आए, घर पे आके मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। एनर्जी चैनलाइज़ नहीं होती है। जहाँ की एनर्जी वही है। अब वो बच्चा अपना एनर्जी निकालेगा क्योंकि वो एडीएचडी है, उसके अंदर एनर्जी है तो वो निकालेगा। तो वो घर में दौड़ेगा, घर का सामान तोड़ेगा, क्लासरूम में दौड़ेगा, तो उसको एनर्जी को चैनलाइज़ करना पड़ता है। यानी कि ऐसे बच्चों के लिए आउटडोर गेम बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स बाहर ले जाएँ, उसको जितना हो सकता है उसको दौड़ाएँ, गेम खेले, बॉल दे, उससे बच्चा थक जाएगा। थक गया तो बैठ जाएगा, थका नहीं तो आप उसको कभी नहीं बैठा सकते हो। तो उसके एनर्जी को चैनलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आउटडोर गेम ले जाने के लिए और उसका स्क्रीनिंग टाइम बंद करवाने के लिए, क्योंकि बैठेगा तो वो स्टोर होते जाएगा एनर्जी। आप समझ रहे हो? तो एनर्जी स्टोर हुआ तो वो निकलेगा। उसकी गलती है ही नहीं, उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चा, तो वो तो बेचारा निकाल रहा है। उसको तो इसीलिए उसको एनर्जी को चैनलाइज़ करना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को आप सजेस्ट कीजिएगा कि बच्चे को इंडोर गेम से ज़्यादा, जैसे बच्चे होते हैं ना चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है। एडीएचडी के लिए आउटडोर गेम है, क्योंकि उसको उनको थकाना है, वो थक जाएँगे तभी आप उनको बैठा के पढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ वो तो दौड़ते रहेगा, तो वो चीज़ें का ध्यान देना है। और किसी को? क्लियर हुआ आप लोगों की डाउट्स जो भी थे? हाँ, ये पूछिए। जो टॉपर इंटरव्यू वाला आपने कॉल करवाया, हुँ, ये मैं अपने बच्चों के साथ ही अप्लाई की थी। हुँ, दोनों बच्चों के साथ किया था। हुँ, 1 मंथ उन्होंने परफेक्टली किया। हुँ। नेक्स्ट मंथ से फिर एज़ इट इज़ तो उसको वो थोड़ा हो गए। तरीका कुछ आप चेंज कर दो। हाँ, ग्रीन वो कार्ड भी से कुछ बस और ऐसे ही तरीका। चल रहा है, हाँ, ऐसे ही बोलेंगे, हम ऐसे देंगे। तो चलो फिर एज़ इट आप इज़। उसको पूरा मोटिवेट वाला कुछ काम नहीं देते थे क्या? मतलब रिवॉर्ड कम हो रहा होता तभी उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। उनको रिवॉर्ड भी तो वैसा मिलना चाहिए ना, अगर वो गुड हैबिट कर रहे हैं। देखिए हमें भी इन जनरल, हमें अगर सैलरी नहीं मिलेगा हम अच्छे से काम करेंगे क्या? तो हर इंसान को कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए ना, वो भी बच्चा है, उसको भी रिवॉर्ड चाहिए। अगर आप उसको पूरी तरह से कुछ अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगता है यार मम्मी ऐसे ही करा रही है, पापा ऐसे ही करा रहा है, छोड़ो यार क्या करना है। तो रिवॉर्ड वाला भी चीज़ आपको देखना चाहिए कि कुछ अच्छा ही, नॉट इन अ बैड थिंग कि चॉकलेट दे रहे हैं, गिफ्ट लाके दे रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट लाके देना, वो नहीं बोलूँगी। कुछ अच्छा जिससे बच्चा खुश भी हो जाए और आपका भी निकल जाए अच्छा-सा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम रिवॉर्ड चेंज भी करना चेंज चाहिए। करना है। एक ही दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा ना। अलग-अलग कभी कुछ डोनेशन के लिए उनको ले जाओ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ डोनेट कर ले, पेन ही डोनेट कर दे, अपने पुराने क्लॉथ्स ही डोनेट कर दे। तो इस तरह से अलग-अलग क्रिएटिव, पेरेंट्स को तो क्रिएटिव बनना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो क्रिएटिव माइंड कीजिए कि क्या-क्या रिवॉर्ड कर सकते हैं। कुछ उसके साथ बैठ के ड्राइंग कर लेंगे, कुछ बाहर घूम खेलने चले जाएँगे, उसके फेवरेट बच्चों को घर पे बुला के हल्का-सा पार्टी कर लेंगे, तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो बस हेल्दी वे में करना है, जो भी आपको रिवॉर्ड देना है हेल्दी वुड रिवॉर्ड होना चाहिए। वो चीज़ गलत चीज़ वाला नहीं, ठीक है? डन? चलो थैंक यू सो मच।